तो क्या टॉपिक है हमारा? किरचॉफ का नियम। अच्छा है, हंस रहे हो, हंसना अच्छा होता है। किरचॉफ के नियम में कितने नियम है हमारे पास? दो नियम है, पहला नियम और दूसरा नियम। पहले नियम को क्या बोलते हैं आल्सो? गुड। किरचॉफ के पहले नियम को हम कहते हैं संधि का नियम। संधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जंक्शन। ठीक है, इसलिए आप इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ जंक्शन। और दूसरे नियम को कहते हैं किरचॉफ के, किसी बुक में लिखा होता है बंद पास का नियम, किसी बुक में लिखा होता है बंद लूप का नियम। लूप और पास का क्या मतलब है आप समझ जाओगे आगे आगे। तो आप लिख सकते हो बंद पास, या फिर कोई कहता है लूप का नियम। बंद पास या लूप का नियम भी कहते हैं। पहले फर्स्ट वाला नियम देखो, बहुत सिंपल सा था। क्या है पहला नियम? संधि की तरफ आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। सिंपल। माना कि ये कोई पॉइंट है जिससे करंट दूर जा रही है, सपोज ये, और ये एक इस पॉइंट से करंट इसके पास आ रही है सपोज। जो नहीं कि जो दूर जाने वाले 3 है तो पास आने वाले भी 3 ही होंगे। पास आने वाले 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। नाम दे दो। सपोज ये I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। तो सिंपल संधि का नियम, लॉ ऑफ जंक्शन क्या था? नंबर ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग करंट। मतलब जितना इनकमिंग करंट है, जितना आपके पास इनकमिंग करंट है, ठीक है, उतना ही होगा आपका आउट गोइंग करंट। ये इनकमिंग और आउट गोइंग कहाँ पढ़ा है इससे पहले? पढ़ा है, सुना है मोबाइल में, ठीक है। तो जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। तो संधि की तरफ आने वाली करंट कौन कौन सी है? संधि की तरफ आने वाली करंट I4, I5, I6, I7, ये सब इस संधि की तरफ आ रहा है। संधि का मतलब क्या है? जिसपे सब आके मिल रहे हैं। तो संधि की तरफ कौन कौन आ रहा है? I4, I5, I6, I7, ये आने वाली करंट का योग है। और जाने वाली दूर कौन जा रहा है? ये I1, I2, I3 दूर जा रहा है, तो इनका योग, ठीक है। ये आपका सिंपल सा हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ या लॉ ऑफ जंक्शन। संधि की तरफ आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसके अलावा दो चीजें हमें और पूछी जाएंगी एक एक नंबर का। ये किस नियम पर आधारित है? तो संधि का नियम किस नियम पर आधारित है हमारा? आवेश संरक्षण के नियम पे। इसमें दो ही आएंगे, या तो आवेश संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण। तो जो संधि का नियम है आपके पास, ये आधारित है आवेश संरक्षण के नियम पे। जबकि आपके पास जो दूसरा नियम आएगा बंद पास या लूप का नियम, ये किस पे आधारित होगा? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होगा। ये आवेश संरक्षण पे क्यों? जैसे यहाँ पे टोटल करंट हमेशा रिमेन रहा, सेम रहा, ठीक है, आने के बाद और आने से पहले सेम ही था। तो अब करंट सेम है तो ऑब्वियस सी बात है करंट आवेश भी सेम होगा, क्योंकि करंट आवेश की वजह से ही बनता है। तो ये आपका संधि का नियम क्या है? संधि की तरफ आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। फिर ये किस नियम पर आधारित है? आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये करने के बाद ये हमें लिखना है, और ये लिखने के बाद ये उतार लेना है, और ये हो जाएगा तो उसके बाद हमें क्या हेडिंग डालना है? बंद पास का नियम या लूप का नियम, ठीक है। यही है। देखो आगे लिख दिया आपने, फर्स्ट नियम पूरा कर लिया, हेडिंग लिख दिया द्वितीय नियम बंद पास का नियम या लूप का नियम। इसको बिठा देते हैं। अच्छा, ये जो आपने लिखा है ना, इसको किसी बुक में ऐसे भी लिखा होगा। आप जब किरचॉफ का पहला नियम लिखो तो उसके बाद आप शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हो, समेशन I बराबर, ये I स्मॉल कैपिटल या मर्जी है आपकी, आप कोई भी I ले लो, बुक पे डिपेंड करता है क्या है।
आपकी मर्जी, आप स्मॉल लो या कैपिटल लो। समेशन आई बराबर 0। इस समेशन का क्या मतलब है, 10th में पढ़ा होगा आपने। समेशन का क्या मतलब होता है, सबको जोड़ देना, ठीक है। अगर आप सबको जोड़ दोगे ना तो सब आंसर कितना आएगा, 0 को इक्वल आएगा। जोड़ने का मतलब क्या है, I1 I2 I3 को भी इधर लेकर के आओगे अगर, तो I4 I5 I6 I7 ये तो प्लस में है, I1 I2 I3 उधर प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3, उधर क्या बच गया, कुछ भी नहीं, तो क्या बच गया। वो यही चीज एक लाइन में इंडिकेट कर रहा है कि इन सबको जोड़ने का मतलब क्या है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0। तो एक आप बॉक्स में इसको भी बंद करके लिख दो लास्ट में, अगर आपने ये लिखा है तो लास्ट में लिख दो समेशन आई बराबर 0, ठीक है। अब ये देखो मैं मिटा दे रहा हूं सारा, पहला नियम जो भी था ये लिख दिया, समेशन आई इक्वल 0, ठीक है। अब देखो, अब दूसरे नियम पे आ जाओ, जिसको आल्सो कहते हैं बंद पास का नियम या लूप का नियम। पहला प्रश्न तो यही कि पास का मतलब क्या है, ये लूप का मतलब क्या है। कुछ नहीं, लिखने वालों ने अपने अपना लैंग्वेज यूज किया है, हम उसको सामान्य लैंग्वेज में कहते हैं परिपथ या सर्किट। एक सर्किट के भी 2-3 चैम्बर होते हैं, जैसे ये है ना आपके पास एक डायग्राम, ये पूरा एक सर्किट है, ABCDEF पूरा एक सर्किट है। लेकिन इस सर्किट को देखो अगर ध्यान से, तो सर्किट कितने भागों में बटे हैं, कितने अलग अलग कक्षों में बटा हुआ है, क्लासेस में 2 ना। तो इसी को आप पास कहोगे, ये ऊपर वाला पहला पास या नीचे वाला सेकंड, मतलब जिसको भी पहला मान लो, ऑब्वियसली वजह जो बचा वो दूसरा होगा, तो इसको पास कहो या क्या कहो आप, लूप। तो ये आपका पहला क्लोज लूप है या सेकंड क्लोज लूप है, ठीक है। जैसे घर हो गया, एक घर हो गया, घर में बहुत सारे कमरे हैं, ठीक है। वैसे ही आपने यहाँ पे घर को मान लो कि एक सर्किट है और कमरों को मान लो पास है, ये पहला पास, दूसरा पास, तीसरा, वैसे ही एक पूरा सर्किट है और इस सर्किट के 2 पास है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है अगर मैं नीचे और बना दूं तो, ओके। तो बंद पास का नियम, यहाँ पे 2-3 चीज ध्यान रखना। पहली बात, किरचॉफ का दूसरा नियम सिर्फ बंद सर्किट पे लागू होता है, सिर्फ बंद, जो पूरी तरह से क्या हो, क्लोज। जो कहीं से भी अगर आपने उसको खोल दिया, ओपन कर दिया, कहीं से भी तोड़ दिया आपने ये सर्किट, तब किरचॉफ का सेकंड नियम अब लागू नहीं होगा। किरचॉफ का नियम सेकंड वाला कब लागू होता है, जब सर्किट क्या हो, क्लोज हो, पूरी तरह से बंद हो। कुछ ऐसा ही आपने पढ़ा होगा गॉस के नियम में। गॉस के नियम में भी तो हम, गॉस का नियम या विद्युत फ्लक्स में भी तो हम वैसे ही बंद काल्पनिक पृष्ठ लेते थे, जो क्या रहता था, बंद रहता था, मतलब एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ लेते थे जो क्लोज हो। वैसे यहाँ पे भी किरचॉफ के नियम में भी, दूसरे नियम में भी हम ऐसा सर्किट लेंगे, सर्किट मतलब परिपथ या पास या लूप लेंगे जो कि क्या हो, पूरी तरह से क्लोज हो, ठीक है। ये नियम क्या बोलता है, सिंपल सा, कि इस सर्किट में, या फिर मैं ओम के नियम को ही थोड़ा मॉडिफाई करो, अगर ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर, सिंपल सा। देखो ओम के नियम को अगर मॉडिफाई करें तो आई आर बराबर क्या हो जाएगा, V, या V बराबर आई आर बोलो, दिक्कत नहीं है। I का मतलब धारा, R का मतलब, V का मतलब विभव। यहाँ पे हम विभव को V से भी दिखा सकते हैं और विभव को हम E से भी दिखा सकते हैं, और V E में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझना। आप चाहो तो V से दिखाओ, बट हमें शुरू से आदत इसमें रही है, इस नियम को पढ़ते समय हम इसको E से दिखाएंगे। E, कभी भी E लिखा हो ना, कैपिटल E, तो इसका मतलब समझना, E का मतलब भी विभव है, इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। बस E ये शो करता है, ये जो विभव है किसी 2 पॉइंट नहीं, किसी बैटरी के विभव की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे E का मतलब क्या है, विभव ही है E का मतलब। बस यहाँ पे E का मतलब है किसी 2 पॉइंट का विभव नहीं, किसकी बात हो रही है, किसी सेल का विभव, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, ठीक है। विभव किसी भी 2 पॉइंट का हो सकता है। हम इन दोनों पॉइंट को भी ले सकते हैं कि C और F के बीच का विभव कितना है, विभवांतर कितना है। ऐसे विभवांतर लेंगे तो हम नॉर्मली उसको V से दिखाते हैं। लेकिन यदि हम किसी सेल की बात कर रहे हैं, ये E1 E2 तो सेल है, सेल या बैटरी की बात कर रहे हैं, तब आप इसको E से डिनोट करोगे, E1 E2 से। तो बेसिकली समझने की कोशिश करो, बंद पास का नियम क्या कहता है किरचॉफ का, कि किसी पास में उपस्थित या किसी सर्किट में उपस्थित, परिपथ में उपस्थित समस्त धाराओं, I का मतलब क्या है और R का मतलब क्या है,
प्रतिरोध, और आई और आर के बीच गुणा है, भाग है, जोड़ है, घटाना है, क्या है? गुणा है ना। तो आई क्या है? धारा। आर क्या है? और दोनों के बीच क्या है? गुणनफल है, गुणा है, दोनों के बीच क्या है आपका? गुणनफल है। और ई का मतलब क्या है? विभव, सेल का विभव। ठीक है, तो सिंपल सा किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या बोलता है? किसी बंद पास के लिए, पहला वर्ड आपका यही होना चाहिए, किसी बंद पास के लिए धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल, धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का योग, वहां पे जितनी भी धारा और प्रतिरोध होंगे सबको आपको क्या कर देना है? गुणा करके जोड़ देना है। धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का योग किसके बराबर होता है? विभव के योग के बराबर होता है। अब योग वाला वर्ड अभी समझ में आएगा। आई आर ई का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे R1 है ना, तो आपको क्या करना है? I और R को गुणा कर देना है। जैसे R1 पे कौन सा करंट बह रहा है? I1, तो I1 और R1 को आप गुणा कर दो, प्लस पहले ऊपर वाले की बात कर रहे हैं अगर, तो I1 R1 को गुणा कर दिया, प्लस सिर्फ ऊपर वाले पे ध्यान दो। और कहाँ कहाँ R है? इधर R है, इस कौन सा आ रही है? R2। इस R2 पे नीचे की तरफ से कोई करंट आ रहा है, सपोज I2, तो इस पे कौन सा करंट हो गया? I2। तो देखो आपने जो भी करंट और प्रतिरोध था, धारा और प्रतिरोध था, दोनों का गुणनफल कर दिया, और गुणनफल कर करके आपने क्या कर दिया? आपस में जोड़ दिया। और कोई प्रतिरोध है यहाँ पे? पहले पास में देखो एक और प्रतिरोध है नीचे, क्या नाम है इसका? R3 नाम है, और करंट कौन सा है? I2 आपका करंट है। तो आप सारे प्रतिरोधों को जोड़ दो, और जोड़ करके किसके इक्वल ला दो? इसमें जो सेल है इसके इक्वल। R4 नीचे की तरफ आ गया, मैं बस एक ऊपर के लूप की बात कर रहा हूँ, एक लूप की बात करेंगे। तो कुछ नहीं है, आप प्रतिरोध और धारा को जोड़ दो, और जोड़ करके वो किसके बराबर आ जाएगा? विभव के बराबर आ जाएगा। ओके, अभी इसको डिटेल में और समझाना है। अभी बस काम चलाने के लिए लिखें क्या, लिखना क्या है हमें ये समझो। किसी बंद पास के लिए, ठीक है, ये पहला स्टार्टिंग में, पास खुला होगा तो ये रूल लागू नहीं होगा। किसी बंद पास के लिए, फिर कॉमा, धारा व प्रतिरोध का गुणनफल, या धारा व प्रतिरोध का गुणनफल किसके बराबर होता है? विभव के बराबर होता है, या विभव के योग के बराबर होता है, या सेल के विभव के बराबर होता है। ठीक है, और जैसे कि मैं योग की बात कर रहा हूं, तो योग के लिए आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो? डायरेक्ट समेशन, आई आर, और ये किसके बराबर होगा? जितने भी विभव होगा सबको जोड़ दो। ये सिंपल सा, विभव वर्ड यूज मत करो, फिर यहाँ पे वही बात आ जाएगा कंफ्यूजन। विभव तो पहले भी आ चुका है, यहाँ पे आप यूज करो विभव की जगह कौन सा वर्ड? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल इससे पहले आया कभी? नहीं, इसके बाद समझाता हूं मैं क्या है। विद्युत वाहक बल, क्या लिखा आपने? का योग विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। अब देखो लिख दिया बंद पास के नियम, क्या लिखा आपने? किसी बंद पास के लिए, किसी बंद पास के लिए धारा व प्रतिरोध के गुणनफल का योग, धारा व प्रतिरोध के गुणनफल का योग, हमने विभव ना कह के कौन सा वर्ड यूज किया? विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। अब विभव भी लिखोगे तो ठीक है, लेकिन विद्युत वाहक बल लिख दोगे ना तो वो आपको करेक्ट बताएगा। विद्युत वाहक बल का मतलब है कि स्पेशली सेल की ही बात हो रही है। इसके बाद के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। अगर आपको विद्युत वाहक बल याद ना आए मेन टाइम पे तो आप विभव भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट विद्युत वाहक बल ये शो कर रहा है कि सेल की बात हो रही है, यहाँ पे सेल के विभव की बात हो रही है, तो उसको आप विद्युत वाहक बल कहते हो। और विद्युत वाहक बल को आप शॉर्टकट में ये भी कह सकते हो ई एम एफ, शॉर्टकट में। ई मतलब इलेक्ट्रो, वाहक को कहते हैं मोटिव, बल को कहते हैं फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हो गया। और आपने उसके नीचे लिखा यह किस नियम पे आधारित है? यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब ये लिखने के बाद ब्रैकेट में नीचे लिख दो डब्बे में ये समेसन आई आर बराबर समेसन ई। ठीक है, अब हम सर्किट को सॉल्व करना सीखेंगे। सर्किट कैसे सॉल्व होगा, तो हटा देते हैं इसको।
तो किरचॉफ का पहला नियम क्या था? संधि का नियम, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के, या फिर एक लाइन में क्या कह सकते हो, समेशन आई बराबर 0, मतलब टोटल धाराओं का योग 0 है। ठीक है, और दूसरा नियम क्या है? धारा व प्रतिरोध के गुणनफल का योग विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। सिंपल। पहला वाला आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, दूसरा वाला ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अब इसके क्वेश्चंस देखो कैसे सॉल्व होंगे, देखो ध्यान से, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। देखो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, इस साइड यहां पे 4 मैंने केस दिए हुए हैं। केस मतलब कंडीशंस, स्थिति। पहली कंडीशन में आपको क्या जुड़ा हुआ है? इसमें पहली कंडीशन में क्या जुड़ा है? सेल जुड़ा है। सेकंड में भी सेल, और दूसरी तीसरी चौथी में क्या है? प्रतिरोध को किस चीज से दिखाते हैं? और सेल के विभव को किस चीज से दिखाते हैं? ई से। ठीक है, ई से दिखाएंगे सेल के विभव को। तो क्या हो गया? ये आपका हो गया सेल का विभव ई, प्रतिरोध हो गया आर। ये 4 कंडीशन है। आपको ये 4 कंडीशन समझ गए तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो भी समझ जाओगे आप। और बिना इसको समझे वो तो नहीं कर सकते हो, फिर तुक्का वाला काम हो जाएगा। देख लो आगे। पहले वाले केस में ई है, अभी तक तो आपको पता ना सेल में प्लस कौन होता है, माइनस कौन होता है। सेल में जो बड़ा होगा वो क्या होगा, जो छोटा होगा। ये चीज एकदम दिमाग में फिट रखना, क्योंकि अब जैसे यही क्वेश्चन है, यहाँ पर कहीं पे भी प्लस माइनस नहीं लिखा है, वो आपको समझना है कौन प्लस है कौन माइनस है। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे I1 I2 दिया हुआ है ना, ये तक एग्जाम में नहीं देगा, ये तक नहीं देगा कि कौन कहाँ जा रहा है, वो आपको समझना है, ये आपको समझना है। ये हम समझ जाएंगे अभी कौन कहाँ बहेगा। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये प्लस है बड़ा वाला, और छोटा वाला क्या है? बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस। और ये तीसरे और चौथे केस में मान लो कि इधर करंट बह रहा है आई एम्पियर का, इस दिशा में करंट, और नीचे भी सेम ही दिशा में करंट बह रहा है आई। ये 4 कंडीशन आपने ली हुई है, 1 2 3। ये कवर हो रहा है कैमरे में? हो ही रहा होगा वैसे। अब ध्यान से देखो, ये 4 कंडीशंस है, आपको डिपेंड करना है कि आप कहाँ से कहाँ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप लेफ्ट टू राइट आ रहे हो या राइट टू लेफ्ट। मतलब नॉर्मली हम इधर से इधर बढ़ेंगे, तब आपको शो करना है कि आपको ई को क्या लिखना है, आर को क्या लिखना है। सबकी वैल्यू चेंज होगी आपके मतलब कि चलने की दिशा के हिसाब से। आप किस दिशा से आपने सॉल्व किया, मतलब यहाँ पर जैसे है, मैं हो सकता है क्वेश्चन ए से बी की तरफ करना सॉल्व करूं, तब प्लस माइनस का चिन्ह बहुत मायने रखता है। ए से बी करूंगा तो रूल कुछ और लगेगा, और ए से डी करूंगा तो कुछ और लग जाएगा। प्लस माइनस हर जगह सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो समझना है। पहली कंडीशन में देखो, यदि आपके पास परिपथ यह है और आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को इस दिशा में, इस दिशा में आप सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब आप प्लस से माइनस गए या माइनस से प्लस आए? प्लस से माइनस गए। तो आप जिस तरफ जंप करोगे, जिस तरफ कूद रहे हो आप, प्लस से किस तरफ जा रहे हो? माइनस की तरफ। तो जिस तरफ आप जंप करोगे वही दिशा लिया जाएगा, माइनस की तरफ। तो ई आप क्या लिखोगे? हर बार माइनस से ही लिखोगे, क्योंकि आपने किस साइड जंप किया? माइनस की तरफ। अगर मैं फिर उल्टा कर दूं दिशा, तो इस बार अगर मैं माइनस से प्लस कूदा, मैं इधर से उधर ना जाने के बजाय ऐसे आया, माइनस से प्लस, तो सेल का विभव या विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? प्लस। क्योंकि मैं माइनस से प्लस की ओर जा रहा हूं, जिस तरफ जाऊंगा वही होगा। ये 4 छोटे छोटे ट्रिक से काम आपके बहुत अच्छे से चला देंगे, ये कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे। तीसरा और चौथा देखो। अब तीसरा और चौथे में हमें धारा की दिशा देखनी होती है कि हमारी दिशा और धारा की दिशा सेम है या विपरीत है। वो डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन किस डायरेक्शन में सॉल्व करना स्टार्ट किया। अगर मैंने क्वेश्चन इस डायरेक्शन में सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो तीसरे केस में देखो, ऊपर है नेचुरल धारा की स्पीड,
स्पीड नहीं, डायरेक्शन, और नीचे है मेरा सवाल सॉल्व करने का डायरेक्शन, या हमारा। तो हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है या विपरीत? विपरीत है, सेम। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वन डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब सेम हो तो इसको प्लस में लिया जाता है, और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस आई आर, आई और आर प्लस। और ठीक इसका वाइस वर्सा, उल्टा हो, अपोजिट हो, तो अगर आप धारा जा रही है इधर से उधर, मतलब ए और इसको मान लो बी, अगर धारा जा रही है ए टू बी, और दिख ही रही है धारा कहां से कहां जा रहा है, ए टू बी, और हमारी डायरेक्शन क्या है, हम बी टू ए जा रहे हैं, दिशा क्या है दोनों की? अपोजिट। तो अपोजिट दिशा हो तब आपको कौन सा चिन्ह लेना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा। तो ये प्लस आई आर ना होकर के क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस आई आर। और इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो कुछ भी कहीं पे भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस सावधानी से देखना है कि सवाल आप किस दिशा में मुड़ करके सॉल्व कर रहे हो। इसको ट्राई करें कैसे होगा, ठीक है? बहुत इजीली हो जाएगा आपसे, ये गेम की तरह। अगर ये समझ गए तो वो गेम की तरह हो जाएगा। ऊपर पहला पास है, नीचे सेकंड पास है। किसी एक पास को पकड़ो पहले, ये फर्स्ट पास हो गया, ये सेकंड पास हो गया। तो हम पहले प्रथम पास के लिए कहते हैं। प्रथम पास का नाम क्या रख देते हैं? ए बी सी डी ए, पूरा कंप्लीट करेंगे हम इसको। ए बी सी डी तक नहीं छोड़ेंगे, वापस इसको डी से लेकर के ए तक है। जैसे ए से बी, बी से सी से डी नहीं छोड़ देना है, क्योंकि अभी बंद हुआ नहीं है। बंद करने के लिए आपको वापस कहाँ आना पड़ेगा? डी से ए में आना पड़ेगा, ठीक है? तो बंद पास के लिए आपको जरूरत नहीं कि हर बार आप लिखो, सीधा डब्बा बनाओ। ये सिग्निफाई कर रहा है कि पास आपका बंद है। बंद पास ए बी सी डी ए में, या के लिए कर सकते हो या में कर सकते हो। सॉल्व करते हैं अब इसको। ए से बी हम किस तरफ जा रहे हैं? ए से बी, क्या ए से बी जा रहे हैं? अच्छा, एक और चीज, इसमें करंट शो नहीं है। वो किताब में आपका किस्मत अच्छा है तो बुक वाला पहले से परोस के देगा आपको करंट कहाँ जा रहा है, और नहीं देगा तो आपको खुद से डायग्राम में करंट दिखाना पड़ेगा कि करंट कहाँ जा रहा है। E1 देखो पहला सेल पे, करंट प्लस से निकलता है कि माइनस से? हमेशा प्लस से करंट निकलता है। प्लस कौन होता है? जो बड़ा वाला, ये प्लस होता है, तो प्लस से करंट निकलेगा। तो E1 से जो करंट निकला वो मान लो क्या है? I1 है। फिर एक सेल तो ये निकला, दूसरा सेल ये है E2। E2 में भी कहाँ से करंट निकलेगा? प्लस वाले से निकलेगा। तो E2 से जो करंट निकला वो कौन हो जाएगा? ये चीज प्रैक्टिकली देखना बड़े ध्यान से। E1 से I1 निकला, अब ऊपर से कहाँ की तरफ बढ़ेगा वो? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कौन सा करंट आ रहा है आपका? I1 आ रहा है। ध्यान दो, अब I2 से ऑलरेडी करंट निकल चुका है। अब आप D से E की तरफ ध्यान दो, इधर देखो, I1 वाला करंट भी D से E में मिलेगा, और ये जो I2 वाला करंट अभी घूमकर कहाँ आ जाएगा? D से E में। तो D से E में I1 और I2 दोनों आकर क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं। तो जहां मिक्स हो रहे हैं वहां पे आप क्या कह सकते हो? I1 प्लस I2। अब यही वाला करंट आगे बह रहा है, यही वाला करंट I1 प्लस I2 आगे बह रहा है, यही I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, ठीक है? ये I1 प्लस I2 पूरा घूमते घूमते यहां पर पहुंच गया। अब यहां पर देखो फिर से दो जगह स्प्लिट होना है इसने, एक ने बीच की तरफ जाना है, एक ने सीधा निकल जाना है। तो I1 प्लस I2 देखो अब यहां से भी इससे दो जगह में स्प्लिट हो रहा है, कि यहां पर एक ऊपर। तो सिंपल सी बात है, I2 निकला इसी लाइन से था, तो I2 फिर से यहां पर पहुंच जाएगा, और I1 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। और फाइनली इस वाले में भी कौन पहुंचेगा? I1। तो देखो एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है। I1 यहां से निकला, ये वैसे ही है जैसे कोई नाली है, नाली में पानी बह रहा है, कहीं कहीं दो हिस्से हो गए, कहीं एक सिंगल हिस्सा है। तो I1 है, नीचे की तरफ आया आया आया, A से D तक आ गया। अब D में आल्सो I2 भी वेट कर रहा था, I2 भी निकल रहा है। D से E में क्या हुआ? I1 और I2 दोनों क्या हो गए? मिल गए। अब यहाँ से तीनों एक साथ आए, मतलब दोनों एक साथ आए घूमते हुए। C में आकर के फिर से ये दो भागों में बट गए, एक नीचे एक ऊपर। तो I2 यहीं से निकला तो I2 अपने रास्ते में चला गया, और I1 फिर से अपने रास्ते में चला गया। ऐसे करके ये कंप्लीट साइकिल बना। ये समझ गए?
कई बार बुक में क्वेश्चन में ये दिया होगा, कई बार आपको करना होगा ये। अब वो सब छोड़ो, अब आते हैं इन रूल को लागू करने में। हम ए बी सी डी ए में चल रहे हैं, मतलब हमारा डायरेक्शन ये है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से, जो आपने लिख दिया है उसी दिशा में आपको जाना है। अगर आप ए डी सी बी ए लिखते तो आप ए से डी जाते हैं। अब देखो, या फिर हम करंट की दिशा में चलें, करंट की दिशा में चल के फायदा है ना, वैसे आंसर क्या आता है, प्लस पे रहता है, तो करंट की दिशा में चलने में फायदा है। तो करंट की दिशा किस तरफ जा रही है, करंट ए से डी, डी से, एक जगह आके तो उल्टा होना ही है, या सिंपल चलो यार, कभी ना कभी तो उल्टा होना ही है, अभी कर लो। आप ध्यान से देखो, और हमेशा आपको टारगेट सिर्फ दो ही चीज को करना है, प्रतिरोध को और सेल को, ठीक है। प्रतिरोध होगा तो करंट को गुणा कर दो प्रतिरोध के साथ, और सेल होगा तो चुपचाप ई की वैल्यू लिख देना है वहां पे। आओ ए से बी देखो, ए से बी में गए तो सबसे पहले आपको क्या मिला, हमारा डायरेक्शन ये है ए से बी, आपको क्या मिला, सबसे पहले प्रतिरोध मिला। क्या प्रतिरोध है, R1, R1 पे कौन सी करंट बह रही है, I1। तो जहां पे भी प्रतिरोध मिले उसके साथ कौन गुणा में हो जाएगा, करंट गुणा में आ जाएगा, तो I1 R1। अब दूसरा बात यह है, हमारी दिशा और करंट की दिशा सेम है या विपरीत। देखो करंट जा रही है बी से ए की तरफ, और हम कहाँ जा रहे हैं, ए से, उल्टा है। तो दिशा उल्टा होता है तो क्या होता है, अपोजिट होता है तो क्या होता है, माइनस। तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ए से बी में एक प्रतिरोध मिल गया, अब क्या है आगे, सेल लगा हुआ है, सेल में हम प्लस से माइनस की तरफ बढ़ रहे हैं कि माइनस से प्लस। आप ए से बी की तरफ कूद रहे हो ना, ए से बी की तरफ जाओगे मतलब प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, तो माइनस की तरफ जा रहे हो तो कौन सा चिन्ह आ जाएगा, और सेल का विभव कितना है या विद्युत वाहक बल, E1। हमें दो ही चीज देखना है, या तो प्रतिरोध या फिर सेल। तो प्रतिरोध मिल गया, सेल मिल गया, अगेन एक और प्रतिरोध है। क्या है इस प्रतिरोध का मान, R2, और उस पर करंट कौन सी बह रही है, I1। हाँ, तो I1 इस पे बह रही है। अब हमारी दिशा करंट की दिशा सेम है विपरीत, हम A से B जा रहे हैं और करंट कहाँ आ रहा है, B से, इस पे जो करंट आ रहा है वो B से A आ रहा है, तो दिशा विपरीत हो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हो गया, A से B में तीनों आए, सॉल्व कर लिया आपने। अब B से C में आओ, A से B, B से C, B से C में कुछ भी है प्रतिरोध या सेल, नहीं है तो छोड़ दो। फिर C से D में आओ, C से D में आ रहे हैं तो सबसे पहले कौन मिला, क्या है प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध है, R3, और R3 में कौन सा करंट जा रहा है, R3 में, हाँ सही बोल रहे हो, R3 में कौन सा करंट जा रहा है, I2। और करंट की दिशा और हमारी दिशा सेम है विपरीत। आप C से D आ रहे हो अब, और करंट भी कहां से कहां आ रहा है, देखो करंट की दिशा भी देखो C से D की तरफ है, और हम भी C से D ही की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब माइनस आएगा प्लस, अब प्लस आएगा। अब प्रतिरोध आ गया, अब क्या आ गया बीच में, एक और सेल आ गया। अब सेल में आप माइनस से प्लस जा रहे हो, प्लस से माइनस, आप माइनस से प्लस आ रहे हो, इसका मतलब चिन्ह कौन सा होगा, और कौन सा विभव है, E2। तो A से B गए, हो गया, B से C आए, हो गया, C से D आए, हो गया। अब वापस कहाँ जाना है, D से। D से A में कोई प्रतिरोध है या विभव है, नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा, इक्वल 0। अब हिसाब किताब करते हैं, सेल को अलग कर लेते हैं और जो करंट है उसको अलग। तो करंट को सिंपल लिख दो, माइनस I1 R1, और क्या है करंट, माइनस I1 R2, और ये क्या हो जाएगा, प्लस I2 R3। विभव को उधर ले जाओ, ये विभव और ये विभव, ये वाला विभव माइनस E1 उधर जाएगा तो प्लस E2 उधर जाएगा तो माइनस E2। ठीक है, ये आपका आंसर है। करिए, तो बताइए बॉस किस डायरेक्शन में चले हम, A से B, B से C, C से D, D से हम आ गए। अब बताओ कौन सी डायरेक्शन में चले, आप बता दो। C, C D E F C, अच्छा करंट के डायरेक्शन में चलना है, C D E F C में, बंद पास C D E F C में। अब चलो ठीक है, C से D में आ रहा है,
सी से डी आ रहे हो तो सबसे पहले क्या आया, कौन सा प्रतिरोध है, R3। हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो कौन सा चिन्ह, प्लस। प्रतिरोध है R3, उस प्रतिरोध में करंट कौन सा बह रहा है, करंट बह रहा है I2, तो ये हो जाएगा I2 इंटू R3। तो C से D में पहला प्रतिरोध आया। उसके बाद क्या है, सेल है, कौन सा सेल है, E2। आप माइनस से प्लस जा रहे हो, प्लस से माइनस, माइनस से क्या नाम है इसका, प्लस E2। ओके, C से D आ गए। अब कहाँ जाना है, ऊपर या नीचे, D से E में। D से E में कोई प्रतिरोध है, नहीं है। E से F में आओ, E से F में है कोई, कौन है, R4। और करंट कौन सा आ रहा है, अब इसमें दोनों कलर करंट मिक्स होकर क्या आ रहा है, I1 प्लस। हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है तो प्लस, और करंट और प्रतिरोध का गुणा कर दो। करंट क्या है, I1 प्लस इंटू प्रतिरोध कितना है, R4। तो C से D हो गया, D से E में कुछ था ही नहीं, E से F में ये अकेला है, और कुछ है E से F में, F से C में कुछ नहीं, तो एक बंद सर्किट हो गया कंप्लीट। इज इक्वल क्या हो जाएगा, इज इक्वल 0। ठीक है, इस प्लस को लिखो ना लिखो बात वही है। तो ये आपका सेकंड वाला सर्किट सॉल्व हो गया। अब आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया होगा, आप चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो उसे, I1 I2 को खोल सकते हो, या छोड़ो फिलहाल के लिए। अब आपको अगर सवाल दिया जाए तो उसमें E की वैल्यू दी होगी 2 वोल्ट 4 वोल्ट, I की वैल्यू दी हो गई, और किसी एक की वैल्यू निकालना होगा, देन आप 10th लेवल का मैथ यूज करोगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि और पता नहीं क्या क्या विधि पढ़ते थे आप। ठीक है, तो वैसे आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। सिंपल है, अगर ये ट्रिक दिमाग में आपके फिट है तो। ठीक है, तो अभी एक काम करो, आप इसको उतारो अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये जो ब्लू वाला दिखाए किसी और पेन से दिखाना, और इसको अच्छे से उतारो, और उतारने के बाद इसको सॉल्व करना। ओके, पहले इसको उतारो, दिख दिया। एक चीज देखना, एक चीज हमें यहाँ पे करेक्शन करना है। हमने सेकंड नियम क्या पढ़ा है, आई आर बराबर, ये पढ़ा है, समेशन आई आर बराबर समेशन ई, यही चीज। करेक्शन ये करना है हमें सिंपल सा, कि हमारे यहाँ पे जो ई आया है, हमें इस ई को इस साइड नहीं लेना है, इस ई को हमें शुरू से किस साइड रखना है, उस साइड में। मतलब जैसे -E1 आया है ना, ये -E1 यहाँ पे नहीं उतरेगा, ये -E1 सीधा उतरेगा यहाँ पे, इसीलिए प्लस माइनस का चेंजेस आ रहा था। और प्लस E2 यहाँ ना उतर के जो भी E आएगा, E डायरेक्ट यहाँ पे उतरेगा। ठीक है, तो क्या था ये, अब हुआ ये सही, -E1 प्लस E2। आपको IR अलग रखना है और E अलग रखना है शुरू से ही, तो IR अलग, और E2 जो भी आएगा, E2 को आपको कहाँ रखना है, इस साइड। इसी में मुझे डाउट था। ठीक है, आपको जो भी E आएगा, E को हमेशा उसी साइड रखना है, यहां से वहां नहीं पहुंचाना है, और शुरू से वहीं पर था। ठीक है, हो गया, अब कर लो इसे। कल मेरा भांजा पूछ रहा था वही सवाल जो बचपन में हम करते थे। हम जब छोटे थे ना, तो हमें किसी पता नहीं किसने बता दिया था, मेरे क्लास के बदमाश लड़के ने, कि पेंसिल का जो वो नहीं होता है, छिलते हैं कटर से, तो उसको दूध में डुबाएंगे रात भर तो रबड़ बन जाएगा। अब ये काम बचपन में हमने किया है, पूरी क्लास ने किया है। अब ये मेरा भांजा जो छोटा है 2.5-3 साल का, वो मुझसे आर्ग्यू कर रहा है कि मम्मी दूध नहीं दे रही है, मुझे रबड़ बनाना है। ठीक है, अब मम्मी समझा के थक गई है कि नहीं होता ऐसा, हम सब ने ट्राई किया है बचपन में, तो कह रहा मुझे भी ट्राई करना है एक बार, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किया है कभी ट्राई? ये ऐसे कैसे प्रचलित हुआ कि मतलब पेंसिल को दूध में डालो तो रबड़ बन जाएगा? मुझे लगता होगा रबड़ सफेद सफेद होता है, दूध भी सफेद सफेद होता है, और पेंसिल को मिटा रहा है तो कुत्ते को कुत्ता काटता है, नहीं है, लोहे को लोहा ही काटता है। वैसे इन लोगों ने सोचा होगा कि पेंसिल को मिटाने वाला पेंसिल ही होता होगा, और दूध में डुबा दो तो मिटा देगा। उतार लो इसको जल्दी से।